वेलकम टू आर एस फॉर फ्री यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 हमारे इकोनॉमिक रिव्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो मतलब है राजस्थान के अंदर वो जनरली हम बात करते हैं हमारे रोड्स की, रेलवेज़ की, और राजस्थान के अंदर जो पावर सेक्टर है उसके बारे में ख़ास तौर से हम बात करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है पावर सेक्टर के बारे में। तो आप समझ सकते हैं पावर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से है। और यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं ख़ास तौर से कहाँ कहाँ से हमें बिजली मिलती है राजस्थान को, उसकी बात होगी कितनी अमाउंट में बिजली मिलती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ तक कहाँ कहाँ पे हम कितनी कितनी बिजली पहुँचा पाए हैं, ये सारी बातें इसके अंदर गिवन हैं। वही बातें हमें देखनी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर शुरुआत कहाँ से है। सबसे पहले इसके अंदर पावर जनरेशन की बात है, कहाँ कहाँ से राजस्थान को पावर जनरेट होके मिलती है। तो ऊपर आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट है कोटा लिखा हुआ है। कोटा खुद राजस्थान गवर्नमेंट का है, जहाँ थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है। सूरतगढ़ है, छबड़ा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के 3 पावर प्लांट्स हैं जो कि थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं। थर्मल प्रोजेक्ट का मतलब होता है जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है। इसके अलावा धौलपुर में जो बिजली बनती है वो गैस से बनती है। ठीक है, ये गैस का थर्मल प्रोजेक्ट है, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट का है। इसके अलावा माही माही जो बांध है, माही बांध के ऊपर पानी से बिजली बनती है, हाइडल पावर बनती है। ठीक है, तो ये भी राजस्थान गवर्नमेंट का है। इसके अलावा कई सारे विंड फार्म्स हैं और बायोमास के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, जहाँ से बिजली बनती है। ठीक है, ये सब बिजली जो बनती है ये राजस्थान गवर्नमेंट की है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट को भाखड़ा नांगल डैम से, व्यास प्रोजेक्ट से और चंबल प्रोजेक्ट से, इसके अलावा सतपुड़ा प्रोजेक्ट से, इन सभी प्रोजेक्ट से थोड़ी थोड़ी बिजली मिलती है, क्योंकि इन स्टेट से जहाँ पर भी ये हैं उनके साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के अनुसार राजस्थान गवर्नमेंट को इनसे भी बिजली मिलती है। ठीक है, तो ये हुए या तो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के या इंटर स्टेट प्रोजेक्ट की वजह से बिजली मिलना। ठीक है, इसके अलावा हमारी केंद्रीय सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके प्रोजेक्ट से भी राजस्थान के हिस्से में कुछ बिजली आती है। सबसे पहले उसके अंदर रावत भाटा का आरएपीपी है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट पावर प्रोजेक्ट है, जो कि रावत भाटा में है, वहाँ से राजस्थान को बिजली मिलती है। इसके अलावा सिंगरौली हुआ, रिहंड हुआ, दादरी हुआ, अंता हुआ। अंता जो राजस्थान में खुद है लेकिन ये सेंटर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा औरिया हुआ, दादरी हुआ, इन सब गैस प्लांट से राजस्थान के हिस्से में कुछ बिजली आती है। इसके अलावा ऊंचाहार में थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, वहाँ से बिजली आती है राजस्थान को। टनकपुर, सलाल, कामेरा और उड़ी के हाइडल प्रोजेक्ट से भी राजस्थान को बिजली मिलती है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कि किन किन प्रोजेक्ट से राजस्थान को बिजली मिलती है, कौन से सेंटर के हैं, कौन से स्टेट के हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितनी कैपेसिटी राजस्थान में बिजली बनाने के लिए स्थापित की जा चुकी है, मतलब इतनी बिजली बन सकती है राजस्थान में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दिसंबर 2020 तक, तो 21,836 मेगावाट बिजली की हम क्षमता स्थापित कर चुके हैं राजस्थान के अंदर, मतलब इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है राजस्थान की। और ये क्वेश्चन इस तरह के कई बार पूछता है, तो आपको याद रखना है 21,836, 21,836 मेगावाट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 21,836 मेगावाट है, इसमें बिजली जो हो सकती है वो कई प्रकार से बन सकती है। वो कोयले से भी बन सकती है, वो सोलर पावर प्लांट से भी बन सकती है, वो विंड एनर्जी से भी बन सकती है। ठीक है, वो हाइडल पावर से भी बन सकती है। तो कई तरीके से जो है बिजली बन सकती है। तो हमें ये देखना है 21,836 मेगावाट के अंदर किस किस प्रकार से अलग अलग बिजली हमें राजस्थान में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल गिवन है, आप देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर आप जब देखेंगे तो सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, इसमें लिखा है स्टेट ऑन प्रोजेक्ट्स या शेयर्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर हिस्सेदारी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट से जो बिजली मिलती है राजस्थान को, वो 21,836 मेगावाट में से मिलती है 8,790 मेगावाट।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं भी रहे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिएगा। तकरीबन 8790 या 8800 मेगावाट के आसपास हमारे राजस्थान की खुद की बिजली है। इसके अलावा सेंटर से जो हमें एलोकेशन होता है वो होता है 3288 3288 मेगावाट का। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो आता है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लास्ट में। लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आई हमारे पास कि हमारे पास राजस्थान में विंड एनर्जी टोटल कितनी इंस्टॉल्ड है। मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित, मतलब कितने मेगावाट पावर की स्थापना की जा चुकी है राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा, विंड एनर्जी का है 3734। ठीक है, बायोमास एनर्जी का है 101। ठीक है, और सोलर एनर्जी का जो है वो है 2178, मतलब 2178 मेगावाट। इन सब को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 9756, जिसमें 3742 को भी ऐड करना होता है। और इन सब को अगर ऐड कर लें तो आ जाता है हमारे पास आंकड़ा 21,835.90, जिससे ऊपर 21,836 मेगावाट बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। राजस्थान के अंदर जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है राजस्थान के अंदर वो सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा है। मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब स्थापित क्षमता की बात कर रहा हूँ। स्थापित क्षमता हमारे यहाँ पे वायु या पवन ऊर्जा की ज़्यादा है, किसके मुकाबले? सौर ऊर्जा के मुकाबले में, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये आंकड़े ध्यान रखने हैं, 3734 और 2178, और फाइनल आंकड़ा 21,836 का। और इसके अलावा कोई चौथा आंकड़ा आपको याद नहीं रखना, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की कि कितना हम ट्रांसमिशन कर चुके हैं, जो बिजली बनती है उसका। हमें इसको ध्यान नहीं रखना, एग्ज़ाम में नहीं पूछता। ठीक है, और कितने हम यहाँ पे जीएसएस वगैरह स्थापित कर चुके हैं, ये सब बेकार का है। हाँ, एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान के अंदर कितने करोड़ यूनिट बिजली की खपत होती है? तो 8069। ठीक है, 8069 करोड़ यूनिट की हमारे राजस्थान में खपत होती है। कब तक है? मार्च 2020 तक का आंकड़ा है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है, और ये भी किसी काम का नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, मतलब हम ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करेंगे, ग्रामीण इलाकों की। ठीक है, हम कहाँ तक बिजली पहुँचा पाए हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम अभी तक दिसंबर 2020 तक 43,199 43,199 गाँव में बिजली पहुँचा चुके हैं। और ये आपको आंकड़ा याद रखना है, क्योंकि देखिए इस तरह के आंकड़े सरकार की सफलता को दर्शाते हैं। सरकार ये बताना चाहती है, इस तरह के क्वेश्चंस दे के एग्ज़ाम के अंदर अपना खुद का प्रचार करना चाहती है कि हम देखिए कितने सारे गाँव के अंदर बिजली पहुंचा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,199 विलेजेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। एक स्कीम चलती है DDU-GJY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि ग्रामीण इलाकों के अंदर बिजली पहुंचाई जाए। ठीक है, खासतौर से आबादी वाले क्षेत्रों के अंदर सब जगह पे बिजली पहुंचा दी जाए। ठीक है, तो इसके बारे में 2 4 5 बातें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, और एक और यहाँ पे है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना दरअसल जो थी वो सोलर पंप्स को स्थापित करने के लिए थी। किसान भाई अपने खेतों पे सोलर पंप्स का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ सोलर पावर प्लांट्स की भी स्थापना करें, और उनको जो बिजली है जो जो प्रोड्यूस होती है एक्स्ट्रा बिजली को, वो सरकार को बेच दें। ठीक है, इस तरह की योजना थी कुसुम योजना। तो अब ये पुरानी हो चुकी है, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कंपोनेंट सी भी था इसका, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है,
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है पूरे चैप्टर के अंदर, वो आता है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसी ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम जो दोबारा से प्राप्त हो सकती है, जो मतलब कहूँगा कोयले की तरह नहीं है कि वो जल गया और बर्बाद हो गया, ठीक है, वैसी नहीं होती है। बार बार हम इसे रिपीट कर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जो तो राजस्थान के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है स्टेट के अंदर नोडल एजेंसी है। और ये नोडल एजेंसी दरअसल किसके किसके इशारों पे काम करती है? वो काम करती है MNRE के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसके इशारों पे काम करने वाली जो कॉरपोरेशन है वो है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसके अलावा ये स्टेट के अंदर BEE को भी प्रमोट करती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की भी एक प्रकार से एजेंसी है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को राजस्थान में प्रमोट करती है। तो ये सारी बात आप RRECL के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टेट नोडल एजेंसी है, खासतौर से MNRE की। कहने का मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, वो इसी संस्था की निगरानी में चलाए जाते हैं। कुल मिला के इतनी बात है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसी ऊर्जा जो किसी के जलने से प्रोड्यूस नहीं होती, इनफैक्ट जो बार बार यूज़ हो सकती है, उसे कहते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी। बार बार वो रिन्यू हो जाती है। जैसे सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी होती है, ठीक है। हाइडल पावर भी इसी के अंतर्गत आती है। हाइडल पावर मतलब पानी से बनने वाली ऊर्जा भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोलर एनर्जी से, सोलर पावर प्लांट से हम बात करते हैं, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट के सोलर पावर जनरेशन के अगर बारे में बात करूं, तो यहाँ कुछ जानकारी है कि भाई राजस्थान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल क्यों है सोलर एनर्जी को जनरेशन का। तो यहाँ पर उसका कारण लिखा हुआ है। पहला कारण ये है कि राजस्थान के अंदर जो सोलर रेडिएशन है वो पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम है। वो कितना है? 1 स्क्वायर मीटर में एक दिन में 6 से 7 किलोवाट आवर बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। या मैं ये कहूँ कि एक दिन में 1 स्क्वायर मीटर में 6 से 7 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन किया जा सकता है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सोलर रेडिएशन है। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर बारिश बहुत कम दिन होती है, तकरीबन 40 दिन ही होती है एवरेज। इस वजह से 325 दिन हमारे यहाँ पे आसमान खुला रहता है। इसका मतलब यहाँ सूरज चमकता है। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है सोलर पावर जनरेशन की, ठीक है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एनर्जी है, MNRE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अनुसार राजस्थान का पोटेंशियल है 142 गीगावाट का बिजली प्रोड्यूस करने का। मतलब इतनी क्षमता है राजस्थान की, कितनी? 142 गीगावाट की। ध्यान रखिएगा ये नंबर 142 गीगावाट। और किसने दिया है नंबर? ये MNRE ने। इतनी पोटेंशियल इंडिया की राजस्थान की है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। अब इसके बाद एक आंकड़ा आता है 5002 मेगावाट। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आपने जो आंकड़ा देखा था वो 2100 के आसपास कुछ था, वो सोलर एनर्जी से संबंधित आपने देखा था। दरअसल वो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स की बात हो रही थी वहाँ पे जो हम स्थापित कर चुके हैं, जहाँ से प्रोडक्शन हो सकता है। जबकि यहाँ पर सोलर पावर प्लांट की जो बात हो रही है, 5002 मेगावाट की जो बात हो रही है, ये हम लोग इतने मेगावाट के कामों की स्वीकृति सरकार की तरफ से मिल चुकी है। ये अभी स्थापित पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये स्थापित हो जाएंगे तब जाके राजस्थान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी सोलर पावर प्लांट्स की, वो 5002 मेगावाट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, शब्द जो पूछेगा आपसे एग्जाम में, या तो वो इंस्टॉल्ड पूछेगा। अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूछता है तो आपको राजस्थान के अंदर सोलर पावर प्लांट्स की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो आपको जवाब देना है 2100। मैं बता देता हूँ, 2178, 2178। जबकि अगर वो पूछता है कमीशनड कैपेसिटी, कमीशनड मतलब कितनों की स्वीकृति दी जा चुकी है सरकार की तरफ से कि भाई ये स्थापित कर दिए जाएं, तो वो आएगा आंसर 5002 मेगावाट। दोनों में देखिए ये फ़र्क है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने एक सोलर एनर्जी पॉलिसी जो नई है, रिसेंट है, 2019 की, वो भी लॉन्च की है, जिसका नाम है राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी। और इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। आगे चलते हैं।
हमारे राजस्थान के अंदर कई सारे सोलर पार्क्स और मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जोधपुर का भडला। ठीक है, जोधपुर का भडला, यहाँ पर सबसे बड़ा कहूँगा इंडिया का सोलर पार्क स्थापित किया गया है, और राजस्थान का तो अपने आप में सबसे बड़ा है ही। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2245 मेगावाट, और ये कमीशन किया गया है, अभी अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। और ये जो बन रहा है इसकी स्थापना हो रही है 4 फेजेस के अंदर। ठीक है, 4 चरणों में। तो शुरुआती 3 चरण पूरे हो चुके हैं। 3 चरण में पहले चरण जो था उसमें 65 मेगावाट 65 मेगावाट की स्थापना की गई। वो किसने की, ध्यान से देखिएगा, एक कंपनी है RRECL की। ठीक है, उस कंपनी का नाम है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी RSDCL, नीचे भी आएगी, अभी पता लगेगा आपको, RSDCL। ठीक है, इसका नाम है। और ये किसकी सब्सिडरी कंपनी है, किसकी सहायक कंपनी है, RRECL की। इसने सबसे पहले फेज़ 1 में 65 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट यहाँ पे स्थापित किया था, कहाँ पे, भडला में। अब इसके बाद जो फेज़ 2 हुआ, फेज़ 2 में 680 मेगावाट की स्थापना की गई भडला में। और ये भी स्थापना किसने की थी, ये भी की थी RSDCL ने। ठीक है, तो सेकंड में 680 मेगावाट की स्थापना हुई। तीसरे फेज में 1000 मेगावाट की स्थापना हुई। और अब ये जो था ये एक जॉइंट वेंचर था, 1000 मेगावाट की स्थापना का। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है दो अलग अलग समूहों के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते के अनुसार ही कोई काम होता है, उसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो तीसरे फेज की जो 1000 मेगावाट की स्थापना हुई वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ साथ एक कंपनी है IL&FS एनर्जी। ठीक है, इन दो कंपनी के बीच में समझौता हुआ। इन दोनों कंपनी नहीं कहूँगा, राजस्थान सरकार और इस कंपनी के बीच में समझौता हुआ। इन दोनों ने मिलकर 1000 मेगावाट क्षमता की यहाँ पे स्थापना की, जो फेज़ 3 में हुआ। और फेज़ 4 में 500 मेगावाट की स्थापना की गई है भडला में। किस किस के बीच में हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड के बीच में समझौते के अनुसार इस 500 मेगावाट कैपेसिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई भडला की। भडला के अलावा राजस्थान में और भी जगह हैं जहाँ पे सोलर पार्क्स की स्थापना की गई है। जैसे फलोदी पोखरण के अंदर 750 मेगावाट की बात की गई है। फतेहगढ़ में की गई है। फतेहगढ़ में जो स्थापना की जा रही है 1500 मेगावाट की, उसकी स्थापना अडानी कर रहा है। ठीक है, ये भी जॉइंट वेंचर है अडानी और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में। जबकि फलोदी और पोखरण वाला जो था वो राजस्थान और SL इंफ्रा लिमिटेड के बीच में जॉइंट वेंचर है। इसी तरीके से एक और है नोख के अंदर, ये सीधा का सीधा RSDCL का प्रोजेक्ट है। ठीक है, RSDCL के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये RRECL की ही एक छोटी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्ट है रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम। देखिए इसमें क्या है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप अपने घरों पे, रिहायशी घरों में अगर अपने छत के ऊपर अगर आप सोलर पावर की अगर आप वो लगवाते हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगवाते हैं छोटा सा, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको सब्सिडी प्रदान करती है। यही एक रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम के अंतर्गत गिवन है। ठीक है, आप अपने छतों के ऊपर आप लगवा सकते हैं। ठीक है, सोलर पावर का प्लांट एक छोटा सा, और आप सब्सिडी ले सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। तो इसके अंदर अभी तक 36 मेगावाट का काम तो फेज़ 1 में हुआ। फेज़ 2 के अंदर अभी तक जो गिवन है 382 मेगावाट के काम कमीशन किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ ले आपसे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मोड सोलर रूफटॉप स्कीम। ये स्कीम जो है केवल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हम सोलर पैनल्स लगाएंगे, उसके लिए स्कीम है ये। ठीक है, अब सोलर पावर प्लांट के बारे में केवल इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। भडला पूछेगा, या फिर कितना जनरेशन हो रहा है राजस्थान में, या कितना कमीशन किया है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ठीक है, और कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो कहाँ पे
प्रोडक्शन कर रही है बिजली का, सोलर एनर्जी का, केवल यही पूछता है। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। तो सबसे पहले गिवन है राजस्थान में विंड और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी है, ये कब लागू की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है राजस्थान में वो है 1,27,750 मेगावाट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जबकि जो कमीशन किया गया है राजस्थान में वो कितना किया गया है? 4,337 मेगावाट। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अलग थी, ठीक है, ध्यान रखना है। विंड वाली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अलग थी और कमीशन किया गया है वो अलग है, ठीक है। इसके बाद आती है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का मतलब होता है ऐसा बचा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको जला के हम बिजली बना सकते हैं। जलाने से हीट बनेगी और हीट से पानी गर्म करेंगे और पानी गर्म करके हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। तो ऐसी इसके लिए हम बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास किस किस का बना हो सकता है? तो देखिए जो कचरा बचता है ऑर्गेनिक वेस्ट खेती बाड़ी करने के बाद, खासतौर से जैसे हमने सरसों की खेती की तो सरसों का पौधा किसी काम नहीं आता, तो उसको हम जला सकते हैं। या जूली फ्लोरा को हम जला सकते। जूली फ्लोरा मतलब होता है जो विदेशी बबूल का पेड़ होता है उसे जूली फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। तो इनको जला के हम कह सकते हैं बिजली बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा टोटल 13 बायोमास के पावर जनरेशन प्लांट्स हैं राजस्थान में, जिनकी टोटल कैपेसिटी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो 120.45 मेगावाट है। ध्यान रखिएगा, और कोई नया नहीं खुला है राजस्थान में भी, ठीक है। अब RRECL जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर अवार्ड्स भी देती है हर 14 दिसंबर को, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं रोड्स की। तो टोटल जो रोड्स की लेंथ है राजस्थान में वो गिवन है यहाँ पे 2,69,028 किलोमीटर, 2,69,028.16 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल लेंथ हो गई, टोटल लंबाई हो गई राजस्थान में रोड्स की। इसके अलावा जो रोड की डेंसिटी है राजस्थान में वो है 78.61 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो राजस्थान में घनत्व है सड़कों का वो है 78.61 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके अलावा देख लीजिए नेशनल हाईवे जो हमारे पास 2,69,000 किलोमीटर के जो रोड है उसके अंदर नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर का है? 10,618 किलोमीटर का तो नेशनल हाईवे है। इसके अलावा 15,621 किलोमीटर का हमारे पास स्टेट हाईवे है जिसका मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट करती है, जबकि नेशनल हाईवे का मेंटेनेंस केंद्रीय सरकार करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड, ये सब मिला मिलू के सब चीज़ें मिलाते हैं अगर हम, तो हमें वही आंकड़ा मिलता है 2,69,028 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना, केवल आप ध्यान रखना टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है, टोटल स्टेट हाईवे की लेंथ कितनी है और टोटल लेंथ ऑफ रोड्स कितने हैं राजस्थान में, ये ध्यान रख लें। और कितना उनका घनत्व है, कितनी उसकी डेंसिटी है, केवल ये ध्यान रख लें और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए इसके अलावा देखिए वापस से मैंने कहा कि कितने चीज़ों से सरकार का प्रचार होता है, वो सब चीज़ें सरकार एग्जाम में पूछ सकती है, तो यहाँ पे मैंने फिर से हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे जो सेंसस 2011 है उसके अनुसार जो राजस्थान में इनहेबिटेड विलेज हैं, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं उन विलेजेस में, उनकी संख्या है 43,264। 43,264 के अंदर 37,632 37,632 विलेजेस को हम सड़कों से जोड़ चुके हैं। अगर परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज निकलता है 86.98% विलेजेस को राजस्थान में सड़कों से जोड़ा जा चुका है। तो ये भी देखिए सरकारी कहीं ना कहीं उपलब्धि दर्शाता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा कितने परसेंट विलेजेस को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, 86.98, और कितने विलेजेस को 37,632, कितने में से 43,264 में से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की वाहवाही कराता है, इस वजह से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है, कहीं काम का होगा तो आपको बताता हूँ। देखिए एक नई प्रकार की सड़क बन रही है राजस्थान में, खासतौर से गाँव में। इनका नाम है विकास पथ, और इनकी क्योंकि देखिए अनाउंसमेंट 2019-20 में की गई थी,
मतलब नई सरकार ने की थी, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें खासतौर से विकास पथ का मतलब क्या है, दीवार से लेके दीवार तक, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो घरों के बीच में जो अगर आमने सामने रोड के आमने सामने दो घर हैं, उन दोनों के घरों के बीच की जो दीवारें हैं, ठीक है, उन उन दोनों के बीच में पूरा रोड बनेगा, और वो भी पक्का रोड बनेगा, सीसी रोड बनेगा, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है, विकास पथ की। और इसके बारे में और भी बातें गिवन हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये काम की नहीं है। ध्यान रखना 5 सालों में इन्हें कंप्लीट करने हैं ये विकास पथ के काम, और तकरीबन तकरीबन सभी ग्राम पंचायतों के अंदर ये काम किया जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, RSRTC की, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम रोडवेज कहते हैं, ठीक है। तो रोडवेज की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, और आज के समय इसके पास 5183, मतलब 5183 बसेस हैं हमारे रोडवेज के पास, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कुछ काम की चीज़ नहीं है रोडवेज के बारे में। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए उससे सरकार की वाहवाही होती है, इस वजह से केवल वो क्वेश्चन आ सकता है। मैंने हाईलाइट किया है, देख लीजिए ध्यान से। पहली चीज़ यहाँ लिखी है 12,289, 12,289 श्रमिक स्पेशल सर्विसेज फॉर लेबरर्स, मतलब ये हुआ कि 12,289, 12,289 बसेस चलाई राजस्थान गवर्नमेंट ने, किसके लिए, श्रमिकों के लिए। जब कोविड आया था उस समय श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 12,289 बसेस चलाई, ठीक है। एक तो ये देखिए, ये सरकार की वाहवाही करवाता है डेटा, इस वजह से डेटा आ सकता है। दूसरी, इसके नीचे ही लिखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने देखिए एक फ्री सर्विस शुरू कर रखी है हरिद्वार तक की, जो अंतिम यात्रा होती है, जिसको मोक्ष कलश की यात्रा कहते हैं किसी व्यक्ति की, ठीक है। तो हरिद्वार तक राजस्थान गवर्नमेंट फ्री ट्रैवल करवाती है किसी व्यक्ति को, तकरीबन 2 लोग जा सकते हैं फ्री इसके अंदर, ठीक है। हरिद्वार तक की स्पेशल सर्विस है राजस्थान गवर्नमेंट की, केवल आपके पास एक मोक्ष कलश होना चाहिए उसके लिए, अदरवाइज वो फ्री यात्रा नहीं होगी, ठीक है। अब हमें इसमें कितने व्हीकल्स गए, कितने पैसेंजर्स गए, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोविड से रिलेटेड नहीं है। अब नीचे लिखा हुआ है कि जो 12,289 अभी मैंने आपको पढ़ाया, ऊपर श्रमिक स्पेशल सर्विसेज जो चली थी, ऊपर की तरफ जो आपने पढ़ा था 12,289 श्रमिक स्पेशल सर्विसेज चली थी, उनमें तकरीबन राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 लाख पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया, मतलब अपने घरों तक पहुंचाया, और इस वजह से राजस्थान की रोडवेज को नेशनल POCs के मामले में एक एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है। ये सब मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सब वाहवाही करवाती हैं सरकार की, इसलिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कभी अपना दिमाग लगा के आप लोग आराम से इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ काम का है नहीं। हाँ, अब रेलवेज की बात कर लेते हैं। रेलवेज की आप लेंथ देख सकते हैं, तकरीबन 6,000 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है, 5,937 5,937 किलोमीटर्स की रेलवे लेंथ राजस्थान से गुजरती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया का 8.81% है, बस इतना ध्यान रखना है। पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर आप ये ध्यान रख लें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कितने राजस्थान में हैं, तो 10,307 पोस्ट ऑफिसेज राजस्थान में हैं, बस इतना ध्यान रख लें, काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड जो होता है राजस्थान के अंदर, जिसका नाम है एक्चुअली स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड, SDRF, ठीक है। तो वो कितना है राजस्थान का, हम ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, मतलब जो पहले से हमारे पास इकट्ठा होकर पड़ा था SDRF में 2020-21 में, वो था तकरीबन 2100 करोड़ रुपए, 2096.22 करोड़ रुपए था। एक तो हमारे पास ये पहले से बैलेंस था, ठीक है। दूसरी बात, हमें हर साल इंडियन गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलता है, जो हम SDRF में जमा करते हैं, ठीक है, डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। और ये जो SDRF होता है, दरअसल इसके अंदर 75% कंट्रीब्यूशन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख लीजिएगा। 75% कंट्रीब्यूशन इंडियन गवर्नमेंट से आता है, जबकि 25% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ
टोटल जो हमारे पास 2020-21 के अंदर खर्च करने के लिए टोटल जो हमारे पास पैसा है इस SDRF के अंदर, जिसमें हमने 21 तकरीबन 2096 करोड़ भी मिला लिए इसके अंदर, और अभी हमें जो इस केंद्र सरकार से मिलेगा और कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट मिलाएगी, तो टोटल जो हमारे पास बैलेंस बचता है वो बचता है 3936.97 करोड़, 3936.97 करोड़। इतना रुपया हमारे पास डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए है। और इसके अंदर से हमने तकरीबन 1458 करोड़ रुपए, 1458 करोड़ रुपीज़ को हमने अलॉट भी कर दिया है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उसमें मैंने कुछ हाईलाइट किया है, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, और लोकस्ट को कंट्रोल मतलब टिड्डी को कंट्रोल करने के लिए जो खर्चा किया गया दिसंबर 2020 तक, वो किया गया तकरीबन 560 करोड़ रुपए का, 559.25 करोड़ रुपीज़ का। जबकि कोविड-19 से निपटने के लिए, डिज़ास्टर से निपटने के लिए जो खर्चा किया गया वो किया गया 656.03 करोड़ का, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ओवरऑल जो मैं आपको बता ही चुका हूँ 1458.08 करोड़ का खर्चा सेंक्शन किया जा चुका है 3936.97 करोड़ में से। ठीक है, तो इसके साथ आपका चैप्टर ये हुआ समाप्त। मैंने आज ये थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया, लेकिन ये चैप्टर बहुत छोटा था इसलिए मैंने इसको जल्दी पढ़ाने की कोशिश की है, और अब मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों को और सारे वीडियोस बना के दे दूँ। ठीक है, मैं नहीं बना पाया था काफ़ी दिनों तक क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। अब कोशिश पूरी करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को और सारे वीडियोस दे दूँ, और इकोनॉमिक सर्वे तो आपका जल्द से जल्द कम से कम ख़त्म हो, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द फिर से ज्योग्राफी के वीडियोस डालने की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ उतना समय, मैं भी जानता हूँ इस बात को। और मैं पूरा प्रयास करूँगा फिर से कि आप लोगों के साथ ईमानदारी से एक बार फिर से लग के आपके साथ मैं आपकी ये तैयारी संपन्न कराऊँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।